मगध शुरू से सबसे शक्तिशाली महाजनपद नहीं था, लेकिन बिंबिसार ने अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और मजबूत प्रशासन से इसे एक शक्तिशाली महाजनपद बना दिया। आखिर बिंबिसार ने ऐसा क्या किया कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे आगे निकल गया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे मगध के उल्लेख के बारे में। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसके लिए कीकट क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। महाभारत और पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें मगध के प्रारंभिक राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के कारणों की। तो मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण थे इसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे लोहे की खानों का होना, इसके जंगलों में हाथियों का होना, योग्य शासक और इसकी अच्छी आर्थिक स्थिति का होना। मगध की 2 राजधानियां थी, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र, जो कि चारों ओर से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षित थी। गिरिव्रज जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पाटलिपुत्र जो है वो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। मगध में लोहे की खानों के होने से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अच्छे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जो कि युद्ध में काफ़ी सहायक होते थे। इसी प्रकार यहाँ के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जिन्होंने कि इनकी सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत योग्य शासक हुए, जिन्होंने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध की अच्छी आर्थिक स्थिति भी इसके उत्कर्ष का कारण बनी। अब हम बात करते हैं मगध के प्रमुख राजवंशों की। तो मगध के प्रमुख राजवंशों में सबसे प्राचीन जो वंश था वह पुराणों के अनुसार वृहदत्त वंश को माना जाता है। इसके संस्थापक वृहदत्त थे और वृहदत्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जरासंध हुआ। बौद्ध ग्रंथों में मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश को माना गया है और बौद्ध ग्रंथ इसे पितृहंता वंश की संज्ञा देते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ और इसका अंतिम शासक नागदशक था। अब बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और यह मगध का वास्तविक संस्थापक था। जैन ग्रंथ में इसे एक श्रेणिक कहा गया है और इसने साम्राज्य विस्तार के लिए त्रिसूत्रीय नीति अपनाई, जिसमें वैवाहिक संबंध, कूटनीति और युद्ध का प्रयोग किया। वैवाहिक संबंध: बिंबिसार ने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इनकी दूसरी नीति थी कूटनीति और मैत्री संबंध की नीति। तो गांधार नरेश पुष्कर सारिन ने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा, तो बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और गांधार के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। दूसरे इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए अवंती के साथ। जब अवंती के शासक प्रद्योत को पांडु रोग यानी पीलिया रोग हुआ था, तो उन्होंने अपने राज्य वेद जीवक को उनके इलाज करने के लिए भेजा था और इस प्रकार इन्होंने अवंती के साथ भी मैत्री संबंध स्थापित किए। तीसरी इनकी नीति थी युद्ध की नीति। इस नीति के अंतर्गत इन्होंने अपने जनपद अंग पर अधिकार किया और वहां का उपराजा अजातशत्रु को बनाया। बिंबिसार की अन्य उपलब्धियां थी, इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और राजगृह के वास्तुकार महागोविंद थे। बिंबिसार एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु वेणुवन विहार बनाया और इन्होंने भिक्षुओं से तर्पणे जो नदी पार करने का कर लिया जाता था उसे भी माफ़ किया। इस प्रकार इन्होंने वैशाली, कौशल, काशी, कुरु, गांधार और अवंती तथा अंग महाजनपदों पर अपना अधिकार स्थापित किया। अंत में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा। अब हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु को जैन ग्रंथ में कुणिक कहा गया है और बौद्ध ग्रंथ में इनके लिए वैदेही पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके संघर्ष कौशल, वज्य और मल से हुए।
सर्वप्रथम इनका संघर्ष कौशल से हुआ, क्योंकि अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी तो उनकी माता महाकौशला, जो कि प्रसेनजित की बहन थी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में प्रसेनजित ने काशी पर अपना अधिकार कर लिया और इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। प्रथम युद्ध में अजातशत्रु हारा और दूसरे युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई। ऐसे में प्रसेनजित ने इससे संधि कर ली और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करा दिया और काशी उसे दहेज में दे दिया। दूसरा अजातशत्रु का जो संघर्ष हुआ वो वज्जी संघ से हुआ था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वज्जी 8 कुलों का एक संघ था और इसकी एकता तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार या वत्सकार को भेजा था और पाटलिपुत्र में एक दुर्ग बनाया। इन्होंने रथ मुसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे इन्होंने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। अवंती के साथ संबंध तो राज उदयन का विवाह अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती और प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से हुआ था। इस प्रकार जो उदयन है उन्होंने अवंती और मगध के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इससे अवंती और मगध में मैत्री संबंध स्थापित हुए थे। अजातशत्रु बौद्ध मतानुयायी था और उनके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। अंत में इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अब हम बात करेंगे उदयन की। इन्हें उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यह जैन मतानुयायी थे और उदयन के बाद इनके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक हुए, जो कि अयोग्य शासक निकले। इनके बाद हर्यक वंश का अंत हो गया और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, जिसे कि जनता गद्दी से उतार देती है और फिर शिशुनाग को अपना अगला शासक चुनती है। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हो गया।